शाम के 6 बजे निहार ऑफिस से घर आता है। उसके हाथों में मिठाई का डब्बा होता है। वो सीधा ड्राइंग रूम में बैठे रजत और उमा के पास जाता है। मम्मी, मम्मी, पापा। अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहा है? हम सामने ही तो बैठे हैं। मम्मी बात ही ऐसी है, मेरा बस चले तो पूरे शहर में शोर मचा दो। ये लो मिठाई खाओ। निहार मिठाई का डब्बा खोलकर उसमें से मिठाई का टुकड़ा उमा और रजत के मुंह में डालता है। क्या बात है निहार बेटा, मिठाई किस खुशी में? बहुत बड़ी खुशखबरी है मम्मी, आप सुनोगी तो आप भी खुशी से झूम उठोगी। घर में जलसे करवाओगी, जलसे। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू इतना खुश हो रहा है? पापा मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं मैनेजर से चीफ मैनेजर बन गया हूँ। मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, तो हुई ना खुशी की बात। तभी पूनम भी वहां आ जाती है। अब आप लोग चीफ मैनेजर के मम्मी पापा है। अरे इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? ये तो एक दिन होना ही था। हमने निहार की परवरिश ही इस तरह से की है, इसे तरक्की मिलनी तय है। यह सब हमारी वजह से तो हुआ है। हमने इसे पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो ये आज बैंक में मैनेजर के पद पर काम नहीं कर रहा होता। मम्मी पापा, ऑफिस में मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना। ऑफिस वालों ने मेरा काम देखकर ही मेरा प्रमोशन किया होगा। अरे तू मेहनत तभी कर रहा है ना जब हमने तुझे मेहनत करने के लायक बनाया। हमने तुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज तुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता। तू आज जो कुछ भी है हमारी वजह से है। ये नौकरी प्रमोशन सब हमने ही तो तुझे दिया है। पता है हमने किस तरह से अपना पेट काट काट कर तुझे महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। तेरा MBA में एडमिशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तब तेरी माँ ने अपने गहने बेचे थे, तब जाकर तेरा एडमिशन हो सका था। अगर उस दिन तेरी माँ अपने गहने नहीं बेचती तो तेरा एडमिशन भी नहीं हो पाता। हमने तेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया बेटा, अपनी सारी इच्छाओं का गला घोंट दिया सिर्फ तेरे लिए। तुझे ये सब मुफ्त में नहीं मिला, इसके पीछे हमारी मेहनत है। जी पापा। निहार मिठाई का डब्बा टेबल पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है। पूनम मिठाई लेकर कमरे में आती है। आपने तो मिठाई खाई ही नहीं। मुझे खानी भी नहीं है। क्या बात है, आपने मुंह क्यों लटका लिया? तुमने देखा नहीं पापा मम्मी कैसे बातें कर रहे थे? इसमें नई बात क्या है, वो तो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। ऐसा लगता है आपको पैदा करके उन्होंने आप पर एहसान कर दिया है। उन्हें तो आपके प्रमोशन की भी कोई खुशी नहीं है। पता नहीं यार, ये दोनों चाहते क्या है? इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था और इन्होंने मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। खैर छोड़ो, तुम चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पूनम रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। दरअसल निहार और पूनम जब भी रजत और उमा से अपनी कोई खुशी शेयर करते तो रजत और उमा उन्हें ताना मार देते कि ये सब हमारी वजह से ही तो हुआ है। हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमने तेरे लिए सब किया, तब तुम लोग आज अपने लिए कुछ कर पा रहे हो। ये जो कुछ भी है सब हमारी वजह से। इस बात से निहार और पूनम बेहद दुखी रहते हैं। दिन बीतते हैं। निहार के प्रमोशन को कुछ महीने हो चले थे। एक दिन निहार नई और महंगी गाड़ी लेकर घर आता है और सीधा अपने मम्मी पापा के पास जाता है। पापा मम्मी बाहर चलो। क्यों भाई, क्या बात है? तू हमें घर से बाहर निकलना चाहता है क्या? अरे कैसी बात कर रहे पापा, मैं आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा भी क्या लेकर आया जो इतना खुश हो रहा है? अरे आप चलो तो सही। दोनों निहार के साथ घर से बाहर आते हैं। साथ में पूनम भी आती है। बाहर एक चमचमाती हुई नई गाड़ी खड़ी थी। आज मैंने नई गाड़ी ली है पापा, देखिए है ना शानदार। बहुत महंगी है, अब हम इसी गाड़ी में घूमने जाएंगे। पुरानी गाड़ी बहुत छोटी थी इसलिए मैंने उसे बेचकर नई गाड़ी ले ली। महंगी गाड़ी तो तू खरीदेगा ही ना। हमने तुझे महंगे कॉलेज में जो पढ़ाया है, तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कितना था तुझे पता भी है। लेकिन हमने तेरी पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तेरे शौक पूरे करने के लिए हमने अपने शौक मारे, तभी तो तू आज महंगी गाड़ी ले पाया है। जितनी महंगी पढ़ाई उतनी महंगी गाड़ी। क्या जी, मैंने ठीक कहा ना? ऐसा कहकर उमा रजत की ओर देखती है। हाँ और नहीं तो क्या। निहार बेटा, ये महंगी गाड़ी भी तू हमारी वजह से खरीद पाया है, नहीं तो तेरे बस की नहीं थी। हम नहीं होते तो तू आज कुछ नहीं कर पाता। वो तो शुक्र मना कि हमने तुझे बेहतर से बेहतर सब कुछ दिया है। तो आज कामयाब बना है तो हमारी वजह से। पापा आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से ही हूँ। वो तो है ही। हमने अपनी हैसियत से बढ़कर तेरे लिए जितना किया है ना, उतना कोई नहीं करता। जी पापा। निहार बुझे मन से वहां से चला जाता है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों आए? अरे तुमने देखा नहीं पापा मम्मी कैसे बोल रहे थे कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया। वो हमेशा मुझे ताना मारते हैं, जैसे मेरी मेहनत की कोई कीमत ही ना हो।
मैं ऑफिस में सारा दिन अपनी पूरी एनर्जी लगाकर काम करता हूँ, रात को जाग जाकर ऑफिस का काम करता हूँ, लेकिन पापा मम्मी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। मैं मानता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन जरा सा मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर देंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। उनकी तो हमेशा से यही आदत रही है। मैं तो कई साल से यही देख रही हूँ। वो हमेशा हम पर एहसान जताते हैं कि हमने तुझे पढ़ाया, हमने तेरी शादी करवाई, हम तो तेरे भगवान हैं। छोड़ो ये सब, आप अपना दिल छोटा मत करो। चलो ना, नई गाड़ी में कहीं घूम कर आते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी। निहार तकिए में अपना मुंह छिपाकर सो जाता है। निहार और पूनम का 8 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है अभी। निहार के प्रमोशन के बाद उसकी सैलरी बढ़ जाती है, जिसके बाद वे दोनों अभी का नाम उसके स्कूल से कटवाकर महंगे स्कूल में लिखवा देते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर स्टेटस भी अपलोड करते हैं। निहार पूनम का फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टेटस देखता है, जिसमें पूनम ने स्कूल की तस्वीर डाली हुई थी। तस्वीर में अभी स्कूल ड्रेस पहने, कंधे पर स्कूल बैग टांगे खड़ा होता है और उसके पीछे स्कूल का बैनर लगा होता है। अरे पूनम, तुमने अभी के स्कूल की तस्वीर कब ली? अरे कल जब हम उसका एडमिशन कराने गए थे ना, आप प्रिंसिपल सर से बातें कर रहे थे, मैंने तभी इसकी तस्वीर ले ली थी और सोशल मीडिया पर डाल दी। मेरा स्टेटस देखने के बाद मेरी सारी सहेलियां मुझे कमेंट कर रही है और कह रही हैं, वाह ये तो बहुत महंगी स्कूल है, इस स्कूल में तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। देखो ना तस्वीर पर कितने लाइक्स और कमेंट्स आया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये तस्वीर मुझे भी शेयर कर दो, मैं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा। पूनम वो तस्वीर निहार को भेज देती है, जिसके बाद निहार अभी की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता है। निहार और पूनम का सोशल मीडिया अकाउंट रजत और उमा देख लेते हैं। अपने निहार और पूनम का सोशल मीडिया अकाउंट देखा? इन दोनों ने अभी के साथ उसके स्कूल की तस्वीरें डाली हैं। देखा। उन लोगों ने लिखा है कि हमने अपने बेटे अभी का एडमिशन सबसे महंगे स्कूल में कराया है। लोगों के कमेंट पढ़ो, लोग बधाइयां दे रहे हैं, कह रहे हैं वाह जी वाह, आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं, अभी का भविष्य बना दिया। इन दोनों को बस अपनी तारीफ से मतलब है, हर काम में अपनी वाहवाही लुटनी है। अभी की मेहनत इन्हें दिखाई नहीं देती। अरे वो स्कूल का टेस्ट पास नहीं करता तो उसका एडमिशन उस स्कूल में कैसे होता? अरे इन्हें इससे क्या, बच्चे की मेहनत पर सोशल मीडिया का पर्दा डाल दिया। इन्हें तो बस दिखावा करना है, दुनिया को बताना है कि हमने बेटे के लिए ये किया वो किया। रजत और उमा निहार और पूनम की इस हरकत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन निहार और पूनम रुकने वालों में से नहीं थे। वो अभी के लिए अगर छोटी से छोटी चीज भी करते तो उसे सोशल मीडिया पर दिखाना उनके लिए जैसे बहुत जरूरी हो जाता। एक दिन पूनम रसोई में कुछ बना रही थी। अभी तो शाम के 4 बजे हैं, सबने खाना खा लिया है, फिर पूनम रसोई में क्या बना रही है, देख कर आती हूँ। अरे रसोई जाकर देखने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर देख लेना। रजत का कहना बिल्कुल ठीक था। थोड़ी देर के बाद पूनम सोशल मीडिया पर पिज्जा की तस्वीर अपलोड करती है, जिस पर लिखा था होम मेड पिज्जा। दोस्तों, आज मेरे बेटे अभी का पिज्जा खाने का मूड था, तो मैंने उसके लिए अपने हाथों से पिज्जा बनाया है। किस किस को पिज्जा खाना है जल्दी जल्दी कमेंट करो। और फिर कमेंट की बाढ़ आ जाती है। सभी पूनम की तारीफ करते हैं। रजत पूनम का स्टेटस उमा को दिखाता है। देखो पूनम रसोई में क्या बना रही थी, सोशल मीडिया बता रहा है। उमा भी अपना फेसबुक अकाउंट देखती है। तो अब अभी के लिए जो खाना बनेगा वो भी सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। जैसे इसने पिज्जा बनाकर अभी के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। इसी तरह एक दिन पूनम और निहार अभी को बाजार लेकर जाते हैं और उसे एक साइकिल दिलाते हैं। उनसे इतना भी इंतजार नहीं होता कि घर जाकर सोशल मीडिया पर स्टेटस अपलोड करे। वे दुकान पर ही अभी को साइकिल पर बिठाकर उसकी तस्वीर लेते हैं और स्टेटस अपलोड कर देते हैं। यहाँ घर में निहार, पूनम और अभी कहाँ चले गए? रजत उमा को उनका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाकर कहता है, खुद ही देख लो। तो अभी के लिए साइकिल खरीदी गई है और घर आने से पहले दुनिया को इस बात की खबर दे दी गई। एक दिन घर में किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आता है। निहार बेटा, तेरे मामा की बेटी शिक्षा की शादी का कार्ड आया है। हाँ पापा, शिक्षा का मेरे पास फोन आया था, कह रही थी कि शादी में जरूर आना। शिक्षा बहुत अच्छी लड़की है, हम उसकी शादी में जरूर जाएंगे। मैंने तो उसके लिए गिफ्ट भी खरीद लिया है, उसे सोने का एक सेट दूंगी। पूनम अपने कमरे से सोने का सेट लेकर आती है और सबको दिखाती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तूने सोने का सेट कौन सा अपने पैसों से खरीदा है? पूनम थोड़ा सकुचा जाती है। जी मम्मी जी, उसके लिए निहार ने ही पैसे दिए थे। अरे तो निहार कौन सा पैसे लेकर पैदा हुआ था, हमने इसे इतना पैसा कमाने लायक बनाया है, तब जाकर ये आज बैंक में चीफ मैनेजर बनकर बैठा। हमारे बिना ये आज कुछ भी नहीं होता।
तूने जो ये सोने का सेट खरीदा है ये हमारी वजह से खरीदा है बहू। अरे तू क्या जाने बहू, हमने इसके लिए क्या क्या किया है। 9 महीने कोख में रखने से लेकर इसके हर नखरे उठाए, इसकी हर जरूरतें इसके कहने से पहले पूरी की है। हमने निहार को इस काबिल बनाया, इसे पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी कराई। आज तुम दोनों जो कुछ भी हो ना, हमारी वजह से हो। आज तू जो ये हमें सोने का सेट दिखा रही है ये सेट तू हमारी वजह से तो खरीद पाई है। जी मम्मी जी। पूनम इसके आगे कुछ नहीं कह पाती और सोने का सेट लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरे सास ससुर कितने अजीब है, हर बात का क्रेडिट इन्हें खुद ही लेना होता है। सारा मूड खराब कर दिया। इन्हें हर बात पर ताना ही मारना होता है, हर बात पर एहसान जताना होता है। तभी कमरे में निहार भी आ जाता है। क्या हुआ पूनम? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपने कुछ देखा सुना ही ना हो। अरे क्या करूं, मैं तो पापा मम्मी की इस आदत से खुद परेशान हो गया हूँ। न जाने वो चाहते क्या है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसा मेरा खुद का कोई वजूद ही नहीं है। उसी समय अभी एक पेंटिंग बनाकर उनके पास लाता है। मम्मी पापा देखो मैंने क्या बनाया। वाह कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई अभी ने। अभी की तारीफ करने के बजाय पूनम फौरन पेंटिंग की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसमें लिखा था, हमने अभी को इतनी अच्छी पेंटिंग सिखाई है। अभी रोज पेंटिंग क्लास में जाता है और आज उसने हमारी वजह से इतनी क्लासी पेंटिंग बनाई है। निहार और पूनम अभी को एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सिखाने के लिए भेजा करते थे, जिसमें अभी स्विमिंग और स्केटिंग सिखा करता था। दोनों इस चीज को भी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं और एक दूसरे को कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं। निहार, मिसेस चड्डा कह रही हैं कि हम अपने अभी को और क्या क्या सिखाएंगे। पेंटिंग तो ये पहले से बहुत अच्छी करता है, अब स्विमिंग और स्केटिंग भी। तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया, भाई हमारा बेटा है, हम इसकी जिंदगी बनाएंगे, इसे इतना काबिल बनाएंगे कि ये जिंदगी में हमेशा आगे रहे। सही कहा तुमने। आखिर हमारा बेटा कल को जो कुछ भी होगा उसमें हमारा ही तो योगदान होगा। हाँ और नहीं तो क्या। अभी निहार और पूनम की बातें सुनता रहता था। निहार और पूनम उसकी हर तरक्की पर सोशल मीडिया पर अपनी पीठ थपथपाते। उन दोनों की सारी हरकतें उमा और रजत नोटिस करते थे। संडे का दिन था, घर में रजत के कुछ दोस्त आने वाले थे। यार बेटा आज शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहा है। ठीक है पापा, मैं उनके लिए मिठाइयां ले आऊंगा। मैं मेहमानों के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। निहार बाजार जाता है। पापा के दोस्त खाने पर आने वाले हैं, ये सोचकर वो शहर के सबसे महंगी मिठाई की दुकान से मिठाइयां खरीदता है। कुछ पेस्ट्री और बेकरी बिस्किट्स भी खरीद लेता हूँ। मेहमान चाय के साथ खाएंगे तो तारीफ करते नहीं थकेंगे। वो सबसे बड़ी दुकान से पेस्ट्री और बिस्किट्स खरीद लेता है, साथ ही मेहमानों के लिए कुछ उपहार भी लेता है। पापा अपने दोस्तों को जब ये गिफ्ट देंगे तब वे सभी बहुत खुश हो जाएंगे। सारा सामान लेकर वो घर आता है। पूनम भी रात के खाने की तैयारी कर लेती है। शाम को रजत के दोस्त खाने पर आते हैं। पूनम मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता लेकर जाती है। वाह बहू, तूने हमारे खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये खास आप लोगों के लिए निहार लेकर आए हैं। बोल रहे थे पापा के दोस्त हमारे खास मेहमान हैं। मैंने अपना बचपन उनके साथ गुजारा है, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाय नाश्ते के बाद पूनम सभी को रात का खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद, अच्छा रजत, अब हम लोग चलते हैं। पूनम और निहार ने हमारी बहुत आओ भगत की है। कभी तुम इन्हें लेकर हमारे घर आओ, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो। जरूर आएंगे। मेहमान जाने वाले होते हैं, तभी निहार वहां आता है। अंकल रुकिए, मैं आप सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। निहार गिफ्ट का पैकेट रजत के हाथ में देता है। लो भाई दोस्तों, अपना अपना गिफ्ट लेकर जाओ। निहार बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अंकल मेरा बड़ा दिल था कि आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाऊं, इसलिए लिया है। आप लोग गिफ्ट खोलकर देखिए ना। सभी मेहमान अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं, जिसमें महंगे महंगे पेन होते हैं। उतने महंगे पेन की क्या जरूरत है बेटा? इन्हें खरीदने में तुम्हारे काफी पैसे खर्च हुए होंगे। वैसे भी आज खिलाने पिलाने में तुमने काफी खर्च किया है। अंकल काफी कहाँ खर्च किया है, बहुत छोटी सी अमाउंट खर्च किया है। उसी समय रजत और उमा बोल पड़ते हैं। अरे इसने ऐसा क्या कर दिया? इसने अगर थोड़े पैसे खर्च भी किए हैं तो इसे इतने पैसे खर्च करने लायक बनाया किसने? इसने आज जो कुछ भी किया है हमारी वजह से तो किया है। इसने कौन सा तीर मार दिया? हाँ, हम इसे इस काबिल नहीं बनाते तो ये आज आप लोगों को गिफ्ट देना तो दूर, ढंग से खिला पिला भी नहीं सकता। आज बड़े बैंक में इतने बड़े पोस्ट पर ना बैठा होता, इतने बड़े घर में ना रह रहा होता, कोई छोटी मोटी कंपनी में 20-25 हजार रुपए की सैलरी पर काम कर रहा होता, और 2 कमरे की कोठरी में रह रहा होता। इतने पैसे खर्च करने की इसकी औकात भी नहीं होती।
रजत और उमा मेहमानों के सामने निहार को खूब सुनाते हैं। निहार और पूनम दोनों को काफी बेइज्जती महसूस होती है। अपना अपना गिफ्ट लेकर मेहमान चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद, निहार तुम्हें नहीं लगता मम्मी पापा ने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया? उन्होंने हमें मेहमानों के सामने भी नहीं छोड़ा। अब तक तो हमें घर में ही जलील होना पड़ता था, अब क्या दुनिया के सामने भी जलील होना पड़ेगा? बुरा तो मुझे भी बहुत लगा है। मम्मी पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज इस बारे में उनसे बात करके रहूंगा। निहार और पूनम रजत और उमा के पास जाते हैं। पापा। निहार बेटा, बोलो क्या बात है? पापा, आपको क्या लगता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई मेहनत नहीं की? मैं मानता हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी और मम्मी की वजह से हूँ, लेकिन क्या रोज रोज इस बात को बताना जताना जरूरी है? और आज तो आपने मेहमानों के सामने भी मुझे नहीं बख्शा। तुझे इस बात का एहसास हो गया ना? आज तुझे बहुत बुरा लगा ना? पापा, मुझे रोज बुरा लगता है जब आप और मम्मी मुझे और पूनम को बात बात पर ताने मारते हो कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। आज तुम लोग हमारी वजह से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो। आप कभी हमारी मेहनत की तारीफ नहीं करते। पापा, आज तो आपने हद कर दी, मेहमानों के सामने निहार की बेइज्जती की। बहू, ये सब हम तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे। सबक सिखाने के लिए? हाँ बहू, तुम दोनों भी तो माता पिता हो। अभी की हर एक्टिविटी को तुम दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हो और अपनी वाहवाही लूटते हो। कभी तुम लोगों ने सोचा कि इसका अभी पर क्या असर पड़ेगा? एक दिन तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, उस समय अगर अभी तुम्हारे लिए कुछ भी करे और उसे सोशल मीडिया पर सबको दिखाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर अभी तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे लिए कपड़े लाए, दवाई लाए, तुम्हें खाना खिलाए या तुम्हारे लिए कुछ भी करे, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दे तो तुम लोगों को कैसा महसूस होगा? तुम दोनों को इतना बुरा लगा कि हम तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करते, हमेशा अपनी ही तारीफ करते हैं। तुम लोग भी तो अभी के साथ वही कर रहे हो ना? कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो उसे भी तो बुरा लगेगा। पापा मम्मी तो हमेशा खुद की तारीफ करते थे, मेरी तारीफ कभी नहीं करते। रजत और उमा के समझाने पर निहार और पूनम को एहसास होता है कि वे दोनों अभी के साथ कितना गलत कर रहे हैं और समझ जाते हैं कि सबके सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए वे अभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा मम्मी, आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। सच में हम अभी के साथ बहुत गलत कर रहे थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हम अभी की परवरिश पर ध्यान देंगे, ना कि सोशल मीडिया हैंडलिंग पर। हमें दिखावा नहीं, हमारे अभी का बेहतर भविष्य चाहिए। उस दिन के बाद से अभी को लेकर निहार और पूनम की हरकतें बिल्कुल बदल जाती है। अब वे उसकी हर कोशिश को बढ़ावा देते, उसके सामने उसकी तारीफ करते। वे अभी के लिए कुछ भी करते तो उसे सोशल मीडिया पर जग जाहिर नहीं करते। उनकी इस बदलाव का असर भी देखने को मिलता है। वे खुद को अभी के काफी करीब पाते हैं और अभी भी उनसे पहले से ज्यादा अटैच हो जाता है। नव्या शर्मा परिवार की छोटी बहू बनकर आती है और सबसे ज्यादा खुशी होती है उसकी जेठानी तान्या को। इसकी वजह आपको आगे पता चल ही जाएगी। फिलहाल हम शर्मा परिवार का जायजा ले लेते हैं, जहां आज नव्या के गृह प्रवेश की रस्म हुई है। मेरी छोटी बहू भी एकदम लक्ष्मी का रूप है, कितनी सुंदर और सुशील है। बहुओं के मामले में तो तू बड़ी किस्मत वाली है महिमा। अब हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती ना, सब प्रभु की लीला है। आप तो मुझे ताना मारने का एक भी मौका छोड़ती नहीं है माँ जी। वैसे सास के मामले में भी हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है। लेकिन तेरी किस्मत तो सास के मामले में भी अच्छी ही है। ओहो, आप दोनों सास बहू फिर से शुरू हो गई। मेहमानों और नई बहू का तो थोड़ा ख्याल कर लीजिए। गीता जी और महिमा की ये नोक-झोंक परिवार में आम बात थी। दोनों सास बहू की 1 मिनट के लिए भी नहीं बनती थी। इसलिए गीता जी गांव में अपने पुश्तैनी घर में तो महिमा शहर में रहती थी। सारी रस्में पूरी होने के बाद देवर जी की शादी तो बड़े अच्छे से निपट गई। मुझे तो बड़ा मजा आया शादी में। मजा तो आएगा ही ना, पूरा समय बन-ठन कर जो घूम रही थी तू। हाँ, काम के समय जरूर मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाती थी। अब ऐसी भी बात नहीं है मम्मी जी, काम भी किए थे मैंने। आपको ही कभी मेरे काम दिखते नहीं है। क्यों दादी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल किए थे, मैंने खुद देखा था तुझे काम करते हुए। इसे छोड़, इसकी तो आदत ही है गलतियां निकालने की। अब मुझसे फुर्सत मिल गई हो तो कल का सोचें। कल नव्या बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, उसे काफी सारे लोगों का खाना बनाना होगा। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, उसके साथ मैं सब संभाल लूंगी। इसी बात की तो फिक्र है। अगले दिन नव्या सबका खाना अकेले बनाती है। तान्या कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रही होती है और बीच बीच में थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे देती है।
भाभी पूरा खाना बन गया है, सबको बुला लें क्या? पूरा खाना बन गया? तुम तो बड़ी फास्ट हो भाई। मेरे हाथ तो इतनी जल्दी जल्दी चलते ही नहीं है। जितने समय में तुमने खाना बना लिया उतना समय तो मुझे क्या बनाऊं ये सोचने में ही लग जाता है। अपनी तारीफ सुनकर नव्या फूल ही नहीं समाती है। अब वो खाने की टेबल पर बाकी घर वालों का रिएक्शन देखना चाहती थी। खाने की टेबल पर खाना अच्छा बना है बहू, मजा आ गया। पालक पनीर तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। सब चीजें एकदम परफेक्ट बनी है। ये लो बहू, तुम्हारा इनाम। खाना बहुत अच्छा बना लेती हो तुम। तान्या, करिश्मा, रोहित और सुदर्शन भी खाने की तारीफ करते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। अपनी तारीफ सुनकर तो नव्या का दिल बाग बाग हो जाता है। नव्या, दोपहर का खाना खाकर तो सबने तुम्हारी कितनी तारीफ की थी। ऐसा करो, तुम रात को भी सबको कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। सब खुश हो जाएंगे। वैसे तुम्हारे हाथों में वाकई बहुत जादू है भाई। ठीक है भाभी, आप भी कुछ सजेस्ट करें ना कि क्या बनाऊं। हाँ, ऐसा करो, तुम सबके लिए पराठे, भरवा भिंडी, दाल फ्राई, रायता और कोई भी ग्रेवी की सब्जी बना लो। मैं राइस बना लूंगी और सैलेड काट दूंगी। रात को खाना बनाते हुए भी तान्या मोबाइल में ही घुसी रहती है और आखिरी में बस सैलेड काट लेती है। रात के खाने की भी बहुत तारीफ होती है और नव्या खुशी से फूल ही नहीं समाती। कुछ दिन बाद अब मुझे मेरे गांव की याद आने लगी है। प्रमोद, कल ही मुझे गांव पहुंचाने की व्यवस्था कर दो। कुछ दिन और रुक जाइए ना दादी जी, अभी तो नव्या के साथ आपने ज्यादा समय भी नहीं बिताया है। महिमा धीरे से तान्या का हाथ दबाती है। ये उसे चुप रहने का इशारा था। माँ जी, इतने दिन रुक गई वही बड़ी बात है बहू, वरना गांव के अलावा तो इनका दिल कहीं और लगता ही नहीं है। फिर हम लोग तो इनके पास आते जाते रहते हैं ना। वैसे तो केवल तान्या बहू ही आती है मेरे पास रहने के लिए। कभी कभार रोहित, सुदर्शन और प्रमोद आ जाते हैं, लेकिन तूने तो 1 साल से दर्शन ही नहीं किए हैं गांव के। याद रखना, वो भी ससुराल है तेरा। अब नव्या आ गई है ना दादी जी, देखना अब वो भी आपके पास रहने आ जाया करेगी और आपकी खूब अच्छे से देखभाल करेगी। आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाएगी। बहुत सुघड़ है हमारी नव्या। हाँ दादी जी, आप बस मुझे एक फोन कर दिया कीजिए, मैं तुरंत आ जाया करूंगी। देखा कितनी समझदार है नव्या। ऐसी देवरानी पाकर तो मैं सच में धन्य हो गई दादी जी। मैं सब समझ रही हूँ तान्या बहू, तो कितनी चतुरी है, मुझे पता नहीं है क्या। खैर, इसमें तो मेरा भी फायदा ही है। अगले ही दिन गीता गांव लौट जाती है। इधर तान्या नव्या की कमजोरी पकड़ लेती है कि नव्या को तारीफ सुनना बहुत पसंद है और तारीफ कर दो तो वो कोई भी काम खुशी खुशी कर देती है। एक दिन, नव्या, शुभी और चिंटू दोनों तुमसे कितना घुल मिल गए हैं ना। हर समय बस चाची कितनी अच्छी है कि रट लगाए रखते हैं। वो दोनों भी तो कितने प्यारे हैं भाभी, कितनी प्यारी बातें करते हैं। तुमने उन्हें एक दिन पढ़ा क्या दिया, अब तो वो लोग मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि हम तो बस चाची से ही पढ़ेंगे, चाची ही हमारा होमवर्क करवाएंगी। डांट कर चुप करवाया तब कहीं जाकर पढ़ने बैठे चुपचाप। तो मैं ही उन्हें पढ़ा दिया करूंगी ना भाभी। कल से मैं उनका होमवर्क करवाऊंगी, आप उन्हें डांटिएगा नहीं। आलसी तान्या के सिर से एक और बोझ कम हो जाता है और मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। कुछ ही दिनों में गांव से दादी का बुलावा आ जाता है। प्रमोद बेटा, अभी इतने लोगों के बीच से आई हो ना, तो मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। सब तो आ नहीं सकते हैं, तो बहुओं में से किसी को भेज दे बेटा थोड़े दिन के लिए। ठीक है मम्मी, मैं घर में बात करता हूँ। प्रमोद ये बात महिमा को बताते हैं और महिमा दोनों बहुओं को कहती है, मम्मी जी, कुछ दिनों में शुभी और चिंटू के एग्जाम शुरू होंगे, मैं उन्हें छोड़कर तो नहीं जा पाऊंगी। प्लीज इस बार आप ही चली जाए ना। नहीं भाई, तुम तो जानती ही हो कि मेरा तो उनसे 36 का आंकड़ा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। नव्या की भी तो नई नई शादी हुई है, ये बेचारी तो दिल की इतनी अच्छी है कि हम एक बार कहेंगे और ये झट से हाँ कह देगी, लेकिन हमें इसे भेजना भी ठीक नहीं लगेगा। किसी के कुछ कहने से पहले ही नव्या जल्दी से कहती है, कोई बात नहीं है भाभी, मैं चली जाऊंगी दादी जी के पास, थोड़े ही दिनों की तो बात है ना। तान्या और महिमा मन ही मन खुश हो जाते हैं, लेकिन नव्या के सामने अपनी खुशी बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते हैं। नहीं भाई, तुम कैसे जाओगी, सुदर्शन भैया को लगेगा कि तुम्हारे आते ही हमने तुम पर ये जिम्मेदारी लाद दी। तुम रहने दो, जैसे तैसे मैनेज करके मैं ही चली जाऊंगी। उन्हें मैं समझा लूंगी भाभी, अब बस ये पक्का हो गया कि मैं ही गांव जा रही हूँ दादी जी के पास। नव्या सुदर्शन से गांव जाने की बात करती है और तान्या और महिमा से हुई पूरी बातचीत उसे बताती है। ये क्या बात हुई नव्या, हमारी शादी को इतना कम समय हुआ है और तुम इस तरह दूर जाने की बात कह रही हो। भाभी ने तुम्हें कहा तो है ना कि वो मैनेज कर लेंगी। भाभी बेचारी मैनेज कर ही लेंगी सुदर्शन, पहले भी तो वो और मम्मी जी ही जाती थी, अब मैं आ गई हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना। फिर दादी जी मुझसे कितनी खुश थी, मेरी कितनी तारीफ करके गई है, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में।
ठीक है बाबा, जो करना है करो, लेकिन बाद में मेरे पास शिकायत लेकर मत आना। ठीक है, थैंक यू। तुम मुझे परसों ही गांव छोड़ देना। अगले ही दिन तान्या अपने कमरे से गीता को फोन करती है और उसे कहती है, दादी जी, कल नव्या आ रही है आपके पास रहने के लिए। अब देखिए ना, मैं ही आ जाती, लेकिन मेरे दोनों बच्चों की एग्जाम है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, वो आए या तू आए एक ही बात है। दादी जी, अभी नव्या ही एक ऐसी है जो बिना किसी चिंता के आपके पास रहने आ सकती है, इसलिए उससे सेवा करवा लीजिए अपनी। मम्मी जी ने तो कभी की नहीं होगी, मुझसे तो आपने करवा ही ली। रही सही कसर नव्या से पूरी करवा लेना। सब समझ रही हूँ मैं बहू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, लेकिन ये मत भूलना कि ये तेरा भी ससुराल है, बीच बीच में तुझे भी यहाँ आना होगा, समझी? हाँ दादी जी, मुझे पता है, हमारे दो दो ससुराल हैं। आप बस नव्या की तारीफ करते रहना, वो आपके काम करते रहेगी। यानी कि जब तक आपकी तारीफ चलेगी नव्या के हाथ चलेंगे। अगले दिन नव्या खुशी खुशी अपने दूसरे ससुराल यानी कि गांव में अपनी दादी सास के यहाँ चली जाती है। गांव पहुंचकर, आ गई मेरी बेटी, मुझे पता था कि तू ही आएगी। मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी कि तू बड़ी होशियार और समझदार है। अच्छा, अब मुझे अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर तो खिला दे। बाई के हाथ का खा खा कर तो मैं तो पक गई हूँ। अभी बना देती हूँ दादी जी, आपको कुछ खास खाना हो तो वो बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको पकौड़े बना देती हूँ। हाँ, ऐसा कर, पकौड़े ही बना ले, तू बड़े स्वादिष्ट बनाती है। गांव का देसी खान पान करने वाली दादी जी की तबीयत इस उम्र में भी काफी अच्छी थी। उनके दांत भी सही सलामत और मजबूत थे, इसलिए वो आज भी हर चीज खा सकती थी। खाने की शौकीन तो वो थी ही। ये लीजिए दादी जी, गर्मा गर्म पकौड़े, आप खाइए, तब तक और कोई काम करना हो तो बता दीजिए। हाँ, तू ऐसा कर, वो कपड़े जरा धो दे, 4 ही कपड़े हैं बस। ये तो तेरे लिए चींटी जैसा काम है, ऐसे चुटकियों में धो देगी तू, मुझे पता है। मैं अभी धो देती हूँ, वैसे भी मुझे कपड़े धोना बहुत पसंद है। हाय, कितनी प्यारी है तू, सच में तेरी कामचोर सास के तो भाग ही खुल गए। उसकी देखा देखी तो तेरी जेठानी भी निठल्ली हो गई है। दादी जी, ऐसा मत कहिए, वो दोनों भी बड़ी अच्छी हैं। खाक अच्छी है, किसी काम की नहीं है वो दोनों। बहू हो तो तेरे जैसी हो, महिमा और तान्या जैसी नहीं। नव्या चुपचाप कपड़े धोने लगती है। रात को वो गीता के कमरे में ही सो जाती है। गीता तो मच्छरदानी लगाकर खर्राटे मारकर सो जाती है, लेकिन मच्छरों के काटने से नव्या का हाल बुरा हो जाता है। अगले दिन, नव्या बहू, जरा मेरे बालों में घी की मालिश तो कर दे। घी की मालिश? आप बालों में घी लगाती हैं क्या दादी जी? हाँ, बचपन से लगाती हूँ। मेरे बाल नहीं देखे, इस उम्र में भी कितने ज्यादा घने और मजबूत है। सफेद भी अभी कुछ साल पहले हुए हैं। ये सब गांव के असली घी का ही कमाल है बहू। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे बालों में घी लगाने का कार्यक्रम निपटता है और दादी जी नव्या की तारीफ करते हुए कहती है, नव्या बहू, तुमने तो इतने अच्छे से मालिश की है कि एक एक बाल में अच्छे से घी लग गया है। सिर भी इतना हल्का लग रहा है कि क्या बताऊं। और कितनी खासियत है भाई तुझ में। नव्या रानी फिर से खुश, लेकिन आज असली घी की सौंधी खुशबू भी नव्या को बदबू की तरह लग रही थी। इससे पहले तो उसने कभी किसी के बालों में तेल तक नहीं लगाया था। अगले दिन दादी का नया फरमान जारी हो जाता है। नव्या बेटी, आज मैंने मोहल्ले की औरतों को बुलाया है, तो उनके लिए चाय नाश्ते की अच्छी व्यवस्था कर लेना। मैंने बहुत तारीफ की है तेरी, मेरी नाक मत कटा देना। मैं सब बहुत अच्छे से संभालूंगी दादी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शाम को सब औरतें आती हैं और नव्या की खूब तारीफ करती है। नव्या तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। रात को तान्या का फोन आता है। कैसी कट रही है हमारे दूसरे ससुराल में? वैसे दादी जी तो तुझसे बहुत खुश है, कल फोन पर तेरी खूब तारीफ कर रही थी। तू है भी तो इतनी अच्छी, कोई बेवकूफ ही होगा जो तेरी तारीफ नहीं करेगा। आप भी ना भाभी ज्यादा ही तारीफ करती हैं। गांव की औरतों और दादी जी से मिली तारीफ नव्या को और मोटिवेट करती है और वो और काम करती जाती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सुदर्शन उसे लेने गांव आता है। इसे अभी तो ले जा, लेकिन जल्दी वापस लेकर आना। बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है ये। नव्या बहू, मुझे पता है, मैं फोन करूंगी वैसे ही तू आ जाएगी, है ना? नव्या हाँ में सिर हिला देती है। ऐसी बात नहीं थी कि गांव में दादी जी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन पुराने ख्यालात वाली दादी जी बस बहुओं से ही सेवा करवाना चाहती थी, क्योंकि वो भी तो कभी बहू थी ना, वापस शहर आकर। कैसा रहा वहाँ? बिल्कुल नया माहौल था ना तुम्हारे लिए? दादी जी ने तो खूब सेवा करवा ली होगी।
तुम्हारे आने की खबर सुनकर तो बच्चे नाचने ही लगे थे। मुझसे तो बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे थे दोनों, बस पूछते रहते थे कि चाची कब आएगी और कब हमें होमवर्क करवाएगी। अब तुम ही संभालो भाई उनको। हाँ, आलसी कहीं की, एक भी दिन बच्चों को पढ़ाया नहीं है। हाथ से मोबाइल छूटा हो तब तो पढ़ाएगी ना। अब तान्या कोई ना कोई बहाना बनाकर काम को नव्या पर ढकेल देती थी और खुद मजे से रहती थी। 1 महीने बाद गांव से दादी जी का फोन आता है और वो किसी को आने का फरमान जारी कर देती है। मम्मी जी, नव्या बेचारी तो अभी ही होकर आई है, इस बार मैं चली जाती हूँ। बच्चों के स्कूल में फंक्शन है, लेकिन 1 साल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैं समझा दूंगी दोनों को। बच्चों का दिल क्यों तोड़ रही हो? इस बार मैं ही चली जाती हूँ। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन सह लूंगी। नव्या को कहेंगे तो हमें ही ऐसा लगेगा कि हम उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। आप भी मत जाइए मम्मी जी, मैं चली जाती हूँ। अगली बार आप दोनों में से कोई चले जाना। ये देखो, ये होती है इंसानियत। दूसरों की तकलीफ को समझना तो कोई नव्या से सीखे। तुम किस मिट्टी की बनी हो भाई? इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? आज तो नव्या की कुछ ज्यादा ही तारीफ हो जाती है, जिससे वो इतनी खुश होती है कि एक बार सुदर्शन से पूछने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आता है। उसके जाने की बात सुनकर सुदर्शन थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन अब तो तय हो चुका था। 2 दिन बाद नव्या अपने दूसरे ससुराल पहुंच जाती है। तुझे देखते ही दिल खुश हो जाता है। तेरे जाने के बाद मोहल्ले की सारी औरतें तेरी खूब तारीफ कर रही थी। कह रही थी आजकल के जमाने में ऐसी सुंदर और सुशील बहू तो बड़े नसीबों से मिलती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है दादी जी, मेरा दिल ही ऐसा है, क्या करूं। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? कुछ बना दूं आपके लिए? कुछ मत बना बहू, आज बस थोड़ी सफाई कर ले। मेहरी तो बस ऊपर ऊपर से साफ करके छुट्टी कर लेती है। तू काम करने में बड़ी होशियार है। देखना घर को कैसे आईने की तरह चमका देगी। ठीक है दादी जी, कर देती हूँ। इस बार भी दादी जी नव्या से बहुत सारे काम करवा लेती है। कुछ दिन बाद नव्या सुदर्शन के साथ वापस चली जाती है। शहर आते ही महिमा और तान्या को जैसे उसके इंतजार में ही बैठी होती है। तान्या बहू, गर्मियां पड़ने लगी हैं। छत पर अभी से कड़ी धूप आ रही है। हम आजकल में कुछ बढ़िया और पापड़ बना लेते हैं। चिप्स वगैरह तो अगले महीने बनाएंगे। हाँ मम्मी जी, अब नव्या भी आ गई है ना, हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। हम दोनों से जो काम 3 दिन में होता था, अब उसकी मदद से हम 1 दिन में ही निपटा लेंगे। नव्या अब इस काम के लिए भी कमर कसकर तैयार हो जाती है। पापड़ और बढ़िया बनाते हुए तान्या कभी बच्चों को खाना खिलाने, कभी दूध देने, तो कभी उनके झगड़ों को सुलझाने के बहाने बनाकर गोल हो जाती थी। और महिमा जी को तो कमर दर्द ही नहीं छोड़ता था। ये दोनों तो सारा काम मुझ पर ही थोप कर चली गई। बाकी काम तो ठीक है, लेकिन ये पापड़ और बढ़िया बनाना कोई अकेले का काम है क्या? जैसे तैसे ये काम निपटता है और तान्या और महिमा मुफ्त का क्रेडिट लेकर खुश होती है। नव्या को अब कुछ बातें खटकने लगती है, लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। फिर भी वो सुदर्शन से कह ही देती है, मुझे लगता है कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है। फायदा कहाँ उठाया जा रहा है मैडम? आप तो अच्छाई की देवी हैं, बल्कि तारीफ के रूप में तो आपको सम्मान दिया जा रहा है। नव्या सुदर्शन के तंज को समझ जाती है और मुंह झुकाकर सुनती है। नव्या, तुमने लोमड़ी और तोते की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक बार एक तारीफ पसंद तोते को पनीर का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे वो अपनी चोंच में दबा लेता है। तभी वहां एक लोमड़ी आती है, जिसे तोते का स्वभाव पता होता है। वो तोते की तारीफ करते हुए कहती है कि आज तो तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। सुदर्शन बोलता है और नव्या सुनती जाती है। तुम्हारी तो आवाज भी बड़ी प्यारी है, जरा एक गाना तो सुना दो। और तोता अपनी तारीफ सुनकर जैसे ही गाने के लिए मुंह खोलता है, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। भूखी लोमड़ी उसे झपट कर रफू चक्कर हो जाती है। तो क्या सीखा कहानी से तुमने? सीख लिया जो सीखना था। अगले दिन, नव्या, आज तुम्हारे हाथों की बैंगन की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। तुमसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता है। बना क्यों नहीं सकता भाभी? सब्जी बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ही है। वैसे आज तो मुझे आपके हाथ की सब्जी खाने का मन कर रहा है, बड़ी स्वादिष्ट बनाती हैं आप। तान्या नव्या का बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन, नव्या बेटा, ये कपड़े जरा तय कर दो, मेरी तबीयत खराब लग रही है। आजकल आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है मम्मी जी। आप ऐसा कीजिए कि थोड़े दिन के लिए ससुराल चली जाइए। गांव की हवा इतनी अच्छी है कि आप जल्दी ही दादी जी की तरह चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। वैसे भी दादी जी बुला रही है ना किसी को। इतना कहकर नव्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अब महिमा और तान्या समझ जाती है कि ये तोता अब जाल में फंसने वाला नहीं है।